नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो भाषा की उपयोगिता के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का किस प्रकार से उपयोग होता है, किस तरीके से अनेक शब्द मिलकर कोई एक शब्द बनाते हैं जो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, किस प्रकार अनेक शब्दों में एक शब्द संक्षेपण आदि में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये सारे शब्द मिलकर किसी भी भाषा की उत्कृष्टता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तत्सम और तद्भव, आपकी यहाँ पे हेडिंग डली हुई है कि तत्सम और तद्भव। यहाँ पे हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानेंगे। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं और यथावत ही हिंदी में आ गए हैं। मतलब कुछ जैसे आप लोगों को मैंने भाषा का विकास पढ़ाया था कि सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, फिर उसका रूप परिवर्तित हुआ तो पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत हुई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और अभी आधुनिक हिंदी में जो हिंदी अभी चल रही है, इस तरीके से उसका हिंदी भाषा का क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, तो जो शब्द या वे शब्द जो संस्कृत भाषा में थे, ठीक है, और वो यथावत ही किस में आ गए, वो हिंदी भाषा में आ गए। मतलब उनका कोई भी ऐसा रूप परिवर्तित नहीं हुआ और संस्कृत से सीधे उठकर किस में आ गए, हिंदी भाषा में उपयोग किए जाने लगे। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। तो यहाँ पे वो चीज़ कही जा रही है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के ही समान हो, ठीक है, और उसका उपयोग किस में किया जाने लगा हो, यथावत हिंदी के रूप में किया जाने लगा हो। अब आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है तत्सम, तो श्रावण, जैसे अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, ठीक है, जो कि शिव जी के लिए माना जाता है। यह मंत्र बहुत पवित्र होता है। तो आप सभी लोगों के मुंह से सुन रहे होंगे कि श्रावण का महीना स्टार्ट हो गया। तो ये शब्द कैसा है, ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन आज हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग किया जाने लगा है। तो इस तरीके से देखिएगा कि ये श्रावण जो हो गया, श्रावण क्या हो गया, एक तत्सम शब्द हो गया, क्योंकि यह संस्कृत भाषा से यथावत हिंदी में आ गया है। ठीक है, ऐसे पितृ देख लीजिए, पितृ हो गया, ज्येष्ठ हो गया, अपने बड़े भाई को ज्येष्ठ बोला जाता है, ठीक है, अपने से बड़ों को ज्येष्ठ बोला जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये तत्सम शब्द हो गए। आपने हिंदी भाषा में कई ऐसे महीने पढ़े होंगे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है। तो हिंदी भाषा के महीने में फागुन का महीना आता है। तो फागुन का महीना क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। वो किस में प्रयोग किया जाने लगा, वो प्रयोग किए जाने लगा अपने हिंदी में। तो इस तरीके के शब्दों को, जो शब्द संस्कृत के थे और यथावत हिंदी में आकर उपयोग किए जाने लगे, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। अब देखिए तत्सम शब्द आए कहाँ से, ठीक है, इनका कुछ तो कुछ स्रोत रहा होगा। तो उस स्रोतों के आधार पर जानेंगे कि किस प्रकार से तत्सम शब्द तत्सम कहलाए, ठीक है, किस प्रकार से उनमें कोई रूप ऐसा परिवर्तित नहीं हुआ, या फिर कुछ शब्द कैसे पाली भाषा या प्राकृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं तो उनका उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हम आगे जानेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि स्रोत की दृष्टि के आधार पर, स्रोत की दृष्टि से तत्सम शब्द के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार। अब इन 4 प्रकारों को हम जानेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होकर आने वाले शब्द। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से या अपभ्रंश भाषा से डायरेक्ट होकर आए हैं, जो हिंदी में उपयोग किए जाने लगे। तो ये शब्द भी क्या कहलाते हैं, ये तत्सम का ही रूप माना जाता है। जैसे कुसुम हो गया, दंड हो गया, जंतु हो गया, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो तत्सम शब्द कहलाएंगे। ये शब्द कहाँ से आए, ये पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से और अपभ्रंश भाषा से अपन को यहाँ पर मिलते हैं हिंदी भाषा में। अब देखिएगा जैसे 4 प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार में ये शब्द भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा था, हिंदी का एक क्रमिक विकास हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा थी, ये अभी हिंदी का जो स्वरूप है उस स्वरूप पर नहीं आ पाई थी। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसे शब्द थे जो तत्सम के रूप में या फिर
पाली प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में कुछ ऐसे बहुत सारे शब्द थे जो संस्कृत भाषा में एज इट इज उपयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पर ये सारे शब्द भी क्या कहलाएंगे, ये शब्द भी तत्सम कहलाएंगे। पहला चीज देख लिया आपने। अब दूसरा प्रकार देखेंगे कि संस्कृत से सीधे हिंदी में आने वाले शब्द, मतलब कुछ शब्द ऐसे थे जो डायरेक्ट, ये तो आपको डेफिनेशन में ही समझ में आ गया होगा कि संस्कृत से कुछ शब्द जो सीधे हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया तत्सम शब्द। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कर्म हो गया, विद्या हो गया, ज्ञान हो गया, कृष्ण हो गया। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ 4 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि संस्कृत से हिंदी में कैसे आया, वो शब्द कौन कौन से हो गए। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो व्याकरणिक नियमों के आधार पर, किन नियमों के आधार पर, व्याकरणिक नियमों के आधार पर निर्मित हुए हैं। जैसे रेखा चित्र, पत्राचार, प्रभाग, इस तरीके के कुछ शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द थे, जो संस्कृत में व्याकरणिक नियमों के आधार पर उपयोग किए जाते थे, उन्हें ही सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा और वो तत्सम शब्द के रूप में हिंदी भाषा में उपयोग होते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि कुछ अन्य भाषाओं में, मतलब हिंदी के अलावा या फिर किसी अन्य भाषा हो गई, उनमें भी कुछ ऐसे शब्द उपयोग किए गए जो तत्सम के रूप में हिंदी में उपयोग किए जाने लगे। तो अन्य भाषाओं से भी कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो तत्सम के रूप में है, जैसे उपन्यास हो गया, संदेश हो गया, प्रकृति हो गया। तो इस तरीके से कुछ ये इंपॉर्टेंट शब्द हो गए। यहाँ ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे आपको हजारों शब्द मिल जाएंगे जो तत्सम के रूप में अभी हिंदी भाषा में उपयोग किए जाने लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तत्सम शब्द समझ में आ गया कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, किस प्रकार से उनके 4 भेद हैं या 4 तरीके से वो तत्सम शब्द बने। तो यहाँ पे वो सारी चीजें आपको बता दी गई है। अब क्या देखेंगे कि अर्ध तत्सम क्या होते हैं, मतलब अर्ध तत्सम किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो पूर्ण रूप से तत्सम नहीं है, अर्ध तत्सम कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे कि वे शब्द जो पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण रूप से तत्सम नहीं है, उन्हें अर्ध तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मार्कर के रूप में आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि अर्ध तत्सम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वे शब्द जो पूर्ण रूप से तत्सम नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अर्ध तत्सम कहा जाता है। जैसे कृष्ण क्या है, यहाँ पे कृष्ण एक तत्सम रूप है। ठीक है, किशन क्या हो गया, ये एक अर्ध तत्सम हो गया। तो इस तरीके से जब किसी भी शब्द का ऐसा एक क्रमिक परिवर्तन हुआ जो पूर्ण रूप से तत्सम नहीं है, किंतु वो क्या कहलाएंगे, वो अर्ध तत्सम कहलाएंगे, है ना। मतलब पूर्ण रूप से तद्भव भी ना हो और पूर्ण रूप से क्या है, तत्सम भी ना हो, और उनके मध्य का एक भाग हो ऐसा, उन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध तत्सम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि कृष्ण को क्या कहा जा रहा है। अभी कृष्ण को कई जगह आपको सुनने मिला होगा कि उन्हें किशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये अर्ध तत्सम कहलाएगा। जैसे कर्म आपने सुना होगा, कर्म एक तत्सम रूप है। कर्म जो शब्द है वो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, लेकिन उसको जब अर्ध तत्सम हुआ जो पूर्ण रूप से तत्सम नहीं है, तो उसे कर्म कह दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अर्ध तत्सम रूप हो गए। समझ में आ गया तत्सम किसे कहते हैं, अर्ध तत्सम किसे कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि तद्भव क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में परिवर्तित, विकसित या विकृत होते हुए हिंदी में आए हैं। ठीक है, कौन से शब्द, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से परिवर्तित हुए, विकसित हुए और विकृत होकर, मतलब क्या हुआ कि तत्सम में क्या था, तत्सम में ये था कि एज इट इज, जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, तो उन्हें तत्सम कहा गया। लेकिन तद्भव शब्दों का क्या हुआ गया, तद्भव शब्द जो हुए वो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इन सब से विकृत होकर या परिवर्तित रूप लेकर आगे आए और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, उन शब्दों को तद्भव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तत्सम और तद्भव की एक डेफिनेशन बता दी गई। आप 3 मार्कर के रूप में इसे आसानी से लिख सकते हैं, और ये जो डेफिनेशन है ये प्रॉपर डेफिनेशन है जिसमें आपको 3 में से 3 नंबर मिलने के बहुत चांसेस होंगे। तो आप इन डेफिनेशनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अब तद्भव में हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अक्षर क्या हुआ, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, जब ये संस्कृत, पाली, प्राकृत ऐसे कुछ जिन शब्दों से भी आया हो या जिस भाषा के रूप में आया हो,
वो परिवर्तित हुए, विकृत हुए, तो उनका शब्द क्या हो गया तद्भव में? आखर हो गया। तो अक्षर का तद्भव शब्द क्या होगा? वो होगा आखर। कर्म, कर्म कर्म संस्कृत का शब्द था जो बदलते बदलते काम में हो गया। आप डेली दिनचर्या में देखते होंगे कि ये काम कर लो या ये काम करना है, हमें उस काम के लिए बाहर जाना है, तो इस तरीके से क्या हुआ? वो तद्भव शब्द कहला गया, मतलब उनका रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और आम बोलचाल की भाषा में या हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाने लगा। तो इन सारे शब्दों को क्या कहा जाता है? इन शब्दों को तद्भव कहा जाता है। जैसे पूरक हो गया, तो पूरक का मतलब पूरा हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए कि क्या किस तरीके से होते हैं तत्सम शब्द, किस तरीके से तद्भव शब्द परिवर्तित हुए। तो ये सारी चीजें हैं, ये यहाँ पे हुआ तत्सम और तद्भव। अब दोस्तों आपको पता ही है कि जो व्याकरण का पार्ट है, व्याकरण में 10 क्वेश्चन आने हैं। 10 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन मतलब तत्सम और तद्भव से फंसने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता दी, आप डेफिनेशन तो 3 मार्कर में लिख लेंगे, लेकिन जब व्याकरण वाला पार्ट आएगा जहाँ पर आपको तत्सम से तद्भव लिखना पड़ेगा या फिर किसी तद्भव शब्द को तत्सम में लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या जाती है। ठीक है, जैसे आप तत्सम शब्द तो पहचान जाएंगे, लेकिन तत्सम को तद्भव में लिखने में बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती है जहां पर एक प्रॉपर शब्द नहीं आ पाता है। यहां पे अगर आप कोई सा शब्द ऐसा गलत लिख दिए तो वहां पे आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होते हैं, ऐसे हजारों शब्द हैं दोस्तों जहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसका सही मतलब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कहां पर किस तरीके से तत्सम शब्द का क्या रूप हुआ जो तद्भव में आके परिवर्तित हुआ। कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी वर्तमान हिंदी में क्या उपयोग हो रहा है उनका, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका आप प्रयोग सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो सारी चीज़ों के बनाने के लिए कुछ नियम तो नहीं बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम भी हैं जो आपको उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं कि किस तरीके से तत्सम शब्द को तद्भव में पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ जो नियम आपको तत्सम से तद्भव को पहचानने में थोड़ा सा सहायता प्रदान करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऋण। ठीक है, ऋण व सा वाले शब्द तत्सम के होते हैं। तो पहली चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो शब्द में के अंत में ऋण होगा या शा होगा, अगर इन 2 शब्दों का प्रयोग हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो शब्द कैसा है, वो शब्द तत्सम रूप है, या उसका जो शब्द है वो क्या होगा, वो तत्सम रूप में होगा। अब क्या लिखा है कि तत्सम का या, जो तत्सम शब्द में या होता है वो तद्भव में जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा तत्सम शब्द हुआ जिसमें या लगा हुआ है, अगर उसका तद्भव किया जाएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो जा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यमुना नदी को आप बहुत जगह देखेंगे तो बहुत जगह जमुना बोलने लगे हैं, तो वो तद्भव में क्या हो गया, या से जा में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक नियम क्या कहता है कि तत्सम में अगर या है तो वो तद्भव में जा हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि तत्सम में अगर वाह है तो वो तद्भव में बा हो जाता है, जैसे वंश तो बांश। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे अगर तत्सम में छा है तो तद्भव में खा और छा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्षीर हो गया तो ये खीर हो जाएगा, छत्र हो गया तो छाता हो जाता है। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, रूप परिवर्तित होता है। तो ये कुछ पहचानने के नियम हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। जैसे तत्सम का सा जो होता है वो तद्भव के शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पौष तो ये पूस में हो गया। ठीक है, तो शा जो है वो सा में परिवर्तित हो रहा है, तो पौष का पूस हो गया। तत्सम का जो ड़ा है वो तद्भव के ना में परिवर्तित हो जाता है, तो जैसे क्षण तो छिन। ठीक है, जो णा है वो किस में परिवर्तित हो गया, वो ना में परिवर्तित हो गया। अब तत्सम में सा से प्रारंभ होने वाले शब्द तद्भव में क्या होता है, वो शा का लोप हो जाता है। मतलब तत्सम में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी शुरुआत सा से हुई है, वो क्या होता है जब हम उसको तद्भव में लिखेंगे तो उनके सा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि स्थान। ठीक है, ये कौन सा स्थान है, या फिर हमें किस स्थान में जाना है, तो कई जगह जब उसका तद्भव में परिवर्तन हुआ तो वो थान में परिवर्तित हो गया। या स्थल थल, तो इस शब्द से तो आप भली भांति परिचित होंगे। तो ठीक है, इस तरीके से इनका क्या हुआ, इस तरीके से हिंदी के क्रमिक विकास से जो शब्द
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से विकृत या परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। और इस तरीके से आपको प्रश्न पत्र में तत्सम से तद्भव लिखने को या तद्भव से तत्सम शब्द को लिखने को क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से किस तत्सम शब्द का प्रयोग तद्भव में होगा और किसका तद्भव का प्रयोग तत्सम में क्या कहलाएगा। ये सारी चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तत्सम और तद्भव समाप्त होता है। तत्सम और तद्भव को आपको पहचानने के कुछ नियम बता दिए गए, लेकिन ये सारे नियम कुछ ही शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम नहीं भी हैं या कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में किए जाने लगे जिसमें कोई नियम नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्या करने की आवश्यकता है? प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आपको डेली रिवाइज करने की आवश्यकता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तत्सम शब्द जो है वो तद्भव में परिवर्तित हुआ और तद्भव जो है वो तत्सम में परिवर्तित हुआ या तत्सम में उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज़ें समझ गए। अब हम आगे देखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस तरीके से बने या किन्हें कहा जाता है या किस तरीके से इनका जो प्रयोग है वो किस तरीके से हिंदी भाषा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस में संक्षेपण भी है, जहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है। वहाँ पे हमें क्या करना रहता है? 1/3 शब्द सीमा पर लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या समस्या आती है? अगर आपको अनेक शब्दों में एक शब्द नहीं बनेंगे या आप नहीं पहचानेंगे या आप उनको नहीं लिख पाएंगे, तो आप उसको सही तरीके से संक्षेपण नहीं कर सकते, या फिर कम शब्दों में अपनी बातों को कहने का जो ज्ञान होता है, जो व्यक्त करने की क्षमता होती है, वो इंसान के अंदर डेवलप नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पहचानने की या फिर उसे समझकर लिखने की जो गुणवत्ता है वो इंसान के अंदर होनी बहुत ही ज़रूरत है। और किसी भी गद्यांश, उपन्यास या लेखन कार्य में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आशय है कि कई शब्दों के बदले या फिर किसी वाक्यांश के बदले, किसी भी वाक्य के अंश के बदले हम उसकी जगह किसी एक शब्द का प्रयोग कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कई शब्दों के बदले या वाक्यांश के बदले हम क्या करें? एक शब्द का प्रयोग कर दें, तो उन्हें ही कहा जाता है अनेक शब्दों में एक शब्द। ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन तो पूछने को नहीं आएगी, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा कि इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है जो आपको 2 नंबर दिलवा सकता है। तो यहाँ पे आपको अब सिलेबस में है, मतलब क्वेश्चन बनने के चांस तो है। अब वो MPPSC चाहे 1 क्वेश्चन दे या 2 क्वेश्चन दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि क्या है, उसमें जब आप पार्ट देखेंगे ना, तो उसमें क्या है, 7 पार्ट ही हैं, क्वेश्चन आने हैं 10। ठीक है, तो किसी भी एक पार्ट से 2 या 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे अनेक शब्दों में एक शब्द हो या पर्यायवाची हो या फिर 2 तत्सम और तद्भव पूछ लें, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या है, आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ रहे, एक ही क्वेश्चन आएगा, देख लेंगे क्या है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपसे वो 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जिसका आपको आंसर वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसका प्रयोग सिर्फ यहीं बस करें, इसका प्रयोग मैं और भी बता देता हूँ। जैसे आप संक्षेपण लिखेंगे, वहाँ पे इसका प्रयोग होगा। आप निबंध में जाएंगे तो निबंध में इसका उपयोग होगा कि किस तरीके से उसको फैलाकर या शब्द की किसी भी लेख की स्पष्टता के लिए अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पत्र लेखन आप करेंगे आपके पेपर 6 में क्या है, पत्र लेखन है। तो किस तरीके से कम शब्दों में आप अपना जो उपयोगी चीज़ है वो उसे व्यक्त कर दें। तो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये पेपर के लिए उपयोग हो, आपको जीवन में भी और पेपर 6 में भी बहुत ज़्यादा ये क्या होंगे, उपयोगी होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका सर्वाधिक महत्व क्या होता है, संक्षेपण में या पत्र लेखन में होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही दिया हूँ। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि भाषा की समृद्धि और विकास में भी ये क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, है ना। और क्या होता है, ये सामासिक पद में भी ये महत्व रखता है। मतलब जब आप समास विग्रह करते होंगे तो आपने देखा ही होगा कि कई जगह ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर वो सामासिक पद के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का भी प्रयोग होता है, और वो किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि अनेक शब्दों में एक शब्द क्या होता है, किस तरीके से उपयोग होता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण के लिए बता देता हूँ। जैसे बिगड़ा हुआ शब्द, जब संस्कृत शब्द का भाषा का विकास हुआ या भाषा का विकास हो रहा था, तो अपभ्रंश को क्या कहा जाता था कि विभिन्न क्षेत्रों में एक नई नई बोलियां पनपी,
और जब ये बोलियां पनप रही थी तो उसमें क्या शब्द था, कुछ बिगड़ा हुआ शब्द था। मतलब वो किसी भी व्याकरण के नियमों को फॉलो ना करते हुए एक ऐसा शब्द बना जो कि क्या हुआ था, बिगड़ा शब्द हुआ था। तो उन्हीं को क्या कहा गया, उस समय उन्हीं शब्दों को क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया। तो जब भी कैसी अभी ऐसे शब्दों की बात की जाती है या कोई ऐसा शब्द जो जिसका स्वरूप कैसा होगा, बिगड़ा हुआ होगा, तो उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिगड़ा हुआ शब्द एक वाक्यांश के रूप में है। अब इसका एक शब्द में अगर कुछ बनाएंगे तो वो क्या होगा, अपभ्रंश होगा। मतलब यहाँ पे उसका आपको क्या है, अर्थ समझने की जरूरत है और उस अर्थ से समझकर उसका व्याकरण के नियमों के अनुसार या फिर एक हिंदी के स्वरूप में किस प्रकार से उस शब्द का एक शब्द में प्रयोग हो रहा है वो जानना आपके लिए आवश्यक है। तभी आप अनेक शब्दों से एक शब्द बना पाएंगे। यहाँ पे आपको भाषा की कमांड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी जो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उपकार को मानने वाला, मतलब कोई व्यक्ति जो उपकार को मानने वाला होगा उसका अनेक शब्दों में जब एक शब्द लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कृतज्ञ। यहाँ पर आपको मतलब हिंदी में इतने सारे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए जहाँ पे आप उसका अर्थ निकाल सकें, जिससे ही आपको अनेक शब्दों में एक शब्द बन पाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये थोड़ा सा टफ पार्ट भी माना जाता है। अगर इससे अधिक क्वेश्चन आ गए तो ये परीक्षा में आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करना, या फिर उन्हें अनेक शब्दों में एक शब्द को पढ़ते जाना, या फिर कोई ऐसा शब्द जो आपको लेख या उपन्यास में कुछ अलग सा मिले तो उसका मतलब जानने की जब भी आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या होगा, इसका वाक्यांश क्या होगा और इस वाक्यांश से बनने वाला एक शब्द क्या होगा। ठीक है, अब लिखा है जो रुका हुआ ना हो, मतलब कोई चीज ना हो तो वो क्या होगा, अनिरुद्ध। जैसे आपने पढ़ा होगा कोई सा अवरुद्ध मार्ग है, ठीक है, मतलब वो मार्ग क्या हुआ है, रुका हुआ है, तो वो अवरुद्ध हो गया। लेकिन जो रुका हुआ ही ना हो वो क्या होगा, अनिरुद्ध। तो इस तरीके से कई बार आप विलोम शब्दों से भी समझ सकते हैं कि इसका क्या होगा, इसका एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जैसे आप विलोम शब्द निकालते हैं तो उसका अर्थ तो पता होगा, या फिर मुहावरे कोई लिखते हैं तो उसका भी अर्थ हमें पता करना पड़ता है। तो जब भी कोई विलोम शब्द आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ इस विलोम का तो ये अर्थ होता है या फिर इसका वाक्यांश ये होगा, तो आप उसका क्या करेंगे, आप उसका विलोम शब्द निकालेंगे और उस विलोम शब्द से आपको पता पड़ जाएगा कि इसका अनेक शब्दों में एक शब्द क्या होगा और उसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनेक शब्दों में एक शब्द समझ गए कि क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका उपयोग होता है और किस तरीके से इनको एक शब्द में बनाया जा सकता है। बस आपको यहाँ पर बहुत सारे शब्दों को पढ़ने की आवश्यकता है और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जो करनी है वो है प्रैक्टिस। आप कितने सारे शब्दों को पढ़ेंगे, उनको पढ़ते जाइए, उनको लिखते जाइए और उनको देखते जाइए कि किस तरीके से ये बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। क्या होता है, भाषा में कुछ बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थ मतलब बहुत सारे अलग अलग शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, एक ही होगा, लेकिन उनको अलग अलग शब्दों में लिखा जा सकता है। कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा होता है कि उस वाक्य में सिर्फ उसी शब्द का प्रयोग होगा, भले ही वो उसका पर्यायवाची हो, है ना। जैसे आप ये देख लिए कमल का नीरज है, जलज है, पंकज है, अंबुज है ना। तो इस तरीके से जब हम अलग अलग एक ही शब्द का अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग शब्दों में लिखते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो क्या होता है, एक ही अर्थ का बोध कराएगा, तो उसे ही पर्यायवाची कहते हैं। यहाँ पे आप फ्री मार्कर के रूप में एक डेफिनेशन देख लीजिए कि अगर आपको पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन है तो आप यही लिखिएगा कि वे शब्द जो दिए गए शब्द के समान ही अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि वे शब्द जो दिए गए शब्द के समान ही अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कमल एक नॉर्मल सा एक शब्द हो गया। यहाँ पे उसके क्या है, यहाँ पे उसके अलग अलग शब्द हैं जो क्या कर रहे हैं, वो एक समान अर्थ का ही बोध करा रहे हैं। अगर आप कमल बोला, अगर आप किसी दूसरे स्थान में नीरज, जलज, पंकज या अंबुज भी कहते हैं तो क्या होगा, इनका कोई अर्थ परिवर्तित नहीं होगा, ये वहां पर भी क्या होगा, कमल के रूप में ही जाने जाएंगे। मतलब अगर आपने पंकज बोल दिया तो पंकज का अर्थ भी क्या निकलेगा, पंकज का अर्थ भी कमल निकलेगा। इस तरीके से कोई सा भी शब्द जो समान ही अर्थ का बोध कराए, ठीक है, वहां पे भले ही आपका वर्णमाला में अलग अलग वर्णों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन जो अर्थ होगा वो क्या होगा, वो समान ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप पर्यायवाची समझ गए ना। यहाँ पे आप 3 मार्कर में डायरेक्ट लिख दीजिएगा 3 मार्कर में ये डेफिनेशन, और कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल आप 3 मार्कर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पर्यायवाची के कुछ क्या होते हैं, प्रकार भी होते हैं।
और वो कितने प्रकार होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप देखेंगे, एक होता है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा होता है अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों की डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे कि क्या होते हैं, पूर्ण पर्यायवाची क्या होते हैं और अपूर्ण पर्यायवाची क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वे शब्द जो दिए गए शब्द के समान ही अर्थ का बोध कराते हैं पूर्ण पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप समझ गए कि वे शब्द जो दिए गए शब्द के समान ही अर्थ का बोध कराते हैं वो पूर्ण पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे पितृ, पितृ जो हो गया वो पिता और बाप, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो समान ही अर्थ का बोध करा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा अलग सा अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है जहाँ पे उसका कोई अलग मतलब आप निकाल लें। यहाँ पे अगर पिता भी बोला जाए तो पितृ की ही बात चल रही है, बाप भी बोला जाए तो वही पितृ या पिता की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक समान अर्थ का ही बोध कराया जा रहा है। उन्हें क्या कहा जा रहा है? उन्हें कहा जा रहा है पूर्ण पर्यायवाची। अब हम आते हैं अपूर्ण पर्यायवाची पे। तो अपूर्ण पर्यायवाची पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वे शब्द जो दिए गए शब्द के समान अर्थ देने के साथ साथ क्या होता है, अन्य अर्थ भी प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अपूर्ण पर्यायवाची कहा जाता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे, जैसे कोई एक शब्द हुआ पितृ। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हम उसका जैसे हमने क्या देखा, पूर्ण पर्यायवाची में देखा कि अगर पिता या बाप बोला जा रहा है इसका मतलब वो एक ही अर्थ है। लेकिन जब हम यहाँ पर पितृ की जगह पालक बोलेंगे या जन्मदाता बोलेंगे तो ये क्या होगा, ये अन्य अर्थ का भी बोध कराता है और समान अर्थ का ही बोध कराता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लीजिएगा कि वे शब्द जो दिए गए शब्द के समान अर्थ देने के साथ साथ क्या हो रहा है, अन्य अर्थ भी दे रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपूर्ण पर्यायवाची। जैसे पितृ, अब पालक, तो यहाँ पे भी एक अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पालक जो है वो पिता हो सकता है। लेकिन कई बार आप ऐसे देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चों की क्या होती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद पालक का काम मतलब पालने वाला, उसका अर्थ क्या निकलता है? पालने वाला। तो क्या होता है, कोई और दूसरे व्यक्ति उसको पालते हैं, तो यहाँ पे वो पालक का भी अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अन्य अर्थ भी निकल रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पालक का अर्थ पिता से ही हो, यहाँ पे पालक का अर्थ होता है पालने वाला, मतलब उस व्यक्ति को जो कोई भी पाला है उसे पालक कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए कि किस तरीके से यहाँ पर अन्य अर्थ देने वाले अर्थ भी प्रकट होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया अपूर्ण पर्यायवाची। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पर्यायवाची जो होना चाहिए, पर्यायवाची एक ही दिशा में होना आवश्यक है। मतलब पर्यायवाची जो शब्द होंगे वो एक ही दिशा में उनका होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कृष्ण हो गया और कृष्ण हो गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कृष्ण का मतलब होता है काला और श्याम। ठीक है, मतलब काला भी बोलेंगे और श्याम का रंग भी कैसा होता है? काला होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कृष्ण का मतलब क्या है? काला होगा और श्याम होगा। अब आप आगे देखेंगे कि कृष्ण का मतलब जब देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि अगर कृष्ण बोला है, जब आप पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तो यहाँ पे उसी से संबंधित ही लिखेंगे, आप उसको अलग नहीं लिख सकते कि यहाँ पे काला भी लिख दिए, केशव भी लिख दिए, श्याम भी लिख दिए, वासुदेव भी लिख दिए, ये चीज़ नहीं कर सकते आप। मतलब वो एक ही दिशा में होना चाहिए। जैसे कृष्ण बोला है, कृष्ण का मतलब काला रंग, काला का दूसरा अर्थ लिखेंगे तो वो हो जाएगा क्या? श्याम हो जाएगा। तो मतलब अर्थ तो एक ही हो रहा है लेकिन शब्द अलग अलग है। तो यहाँ पे आप केशव नहीं लिख सकते। अब अगर दूसरा है, अगर कृष्ण बोल रहा है तो भगवान कृष्ण की बात चल रही है यहाँ पे, तो जब भगवान कृष्ण की बात चले तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ भगवान कृष्ण के ही पर्यायवाची लिखे जाएंगे। जैसे केशव, वासुदेव और द्वारकाधीश। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये कृष्ण के ही पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एक ही दिशा होगा और उस व्यक्ति आधारित, यदि व्यक्ति आधारित है तो उसी व्यक्ति पर आधारित ही पर्यायवाची शब्द लिखे जाएंगे या किसी रंग आधारित शब्द ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की आवश्यकता है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछा गया कि कृष्ण के 3 पर्यायवाची लिखिए। अब आप यहाँ पे परेशान, आपने तो काला भी पढ़ा, श्याम भी पढ़ा, केशव भी पढ़ा, वासुदेव भी पढ़ा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक जगह काला लिख दिया, केशव लिख दिया, वासुदेव लिख दिया। तो यहाँ पर एक जो है, या तो आपके 2 गलत हो जाएंगे या तो एक गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूर्ण मार्क्स मिलने की संभावना कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक ही दिशा में अगर पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सही है और आवश्यक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कृष्ण का बोला गया तो आप केशव लिखिए, वासुदेव लिखिए, द्वारिकाधीश लिखिए, ये तीनों लिखे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि किस तरीके से एक ही दिशा में पर्यायवाची लिखना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं कि एक ही शब्द, जैसा कोई एक ही शब्द है उसके अनेक अर्थ निकल रहे हों। ठीक है, मतलब कोई सा एक शब्द, जैसे अभी हम पढ़े रहते हैं, जैसे कृष्ण हो गया, तो कृष्ण का मतलब क्या हो गया, श्री कृष्ण भी होता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण भी है।
श्री कृष्ण मतलब काला रंग भी होता है, और कृष्ण मतलब क्या होता है, पखवाड़ा भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, ठीक है, अनेक अलग अलग अर्थ निकले, तो उन्हें कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। तो आप यहाँ पे पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द में अंतर समझ गए कि पर्यायवाची शब्द जो होंगे वो एक ही दिशा में अंतर स्पष्ट करेंगे, और जो अनेकार्थी शब्द होंगे वो क्या होंगे, वो एक शब्द में अनेक अर्थों का बोध कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पर्यायवाची शब्द समाप्त होता है। यहाँ पे आप पर्यायवाची लिख सकते हैं। आप दोस्तों, ये आपका काम है कि आप किस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से आप मैक्सिमम शब्दों को पढ़ेंगे और उनका एक पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। ये पर्यायवाची शब्द दो पर्यायवाची शब्द का आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते ही है वो। और 3 मार्कर में पूर्ण पर्यायवाची या पूर्ण पर्यायवाची आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, अनेक शब्दों में एक शब्द समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में संक्षेपण और पल्लवन पढ़ेंगे, तो वो लेक्चर भूलना वो लेक्चर आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। पल्लवन और संक्षेपण 20 नंबर का है, आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा, और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से पल्लवन और संक्षेपण निकलता है या फिर बनता है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं और क्या उसकी डेफिनेशन है, ये सब हम आगे लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।